गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। 12 क्लास का क्लास है ये। 16 लेसन का अंतिम क्लास होगा, इसके बाद आपकी बुक खत्म हो जाएगी। आज ये आपका अंतिम क्लास है बायोलॉजी का। चल रहा था, हम लोग 5 पार्ट तक पढ़ चुके थे, छठा पार्ट आज है 16 लेसन का। पर्यावरणीय मुद्दे लेसन है आपका। आज हम लोग नाभिकीय शस्त्र और ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे। नाभिकीय शस्त्र और ओजोन परत के बारे में। नाभिकीय शस्त्र कहने का मतलब है कि जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम से जो गैसों से, यूरेनियम और प्लूटोनियम से जो बनाए जाते हैं परमाणु या अन्य जो आणविक बम, उनसे जो नुकसान होता है वो नाभिकीय शस्त्र कहलाता है। आप लोगों को पता होगा, बताए भी होंगे कि 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जो कि जापान का शहर है। तो इसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। और साथ में इसका प्रभाव आज तक है, यानी नाभिकीय शस्त्र का प्रभाव आज भी है। आज भी जो वहां पे बच्चे जो जन्म लेते हैं, जो पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, वो अर्ध विकसित होते हैं। बच्चे जो जन्म लेते हैं वो विकलांग होते हैं। यानी आज ये आपका 70 सालों के बाद, 75 सालों के बाद भी इसका असर भी देखने को मिलता है। यानी नाभिकीय विखंडन या संलयन से जो विस्फोट होते हैं, जो परमाणु में हो या कोई भी बम के माध्यम से हो, यानी नाभिकीय शस्त्र बहुत ही घातक होते हैं, जो उस दिन के लिए नहीं बल्कि आने वाले भावी पीढ़ी के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। आज 70-75 साल होने को, उसके बावजूद भी वहां जो बच्चे जन्म लेते हैं हिरोशिमा या नागासाकी में विकलांग होते हैं। पौधे जो होते हैं अर्ध विकसित होते हैं। जीव जंतु जो होते हैं वो किसी न किसी तरीके से अपंग होते हैं। तो इसकी जो क्षति है आज तक कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाई है। तो यह नाभिकीय शस्त्र। आगे देखते हैं ओजोन। ये डेट जरूर याद रखिएगा, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर था फैटमैन। हिरोशिमा पर जो बम था उसका नाम था फैटमैन, और नागासाकी पर जो था वो लिटिल बॉय था। ओजोन परत, ओजोन के बारे में जानना, उससे पहले आप देख लीजिए आपका यहाँ अर्थ है। मैंने एक चित्र बनाया है, चित्र को ध्यान से आप देखिएगा। पृथ्वी है, पृथ्वी जो 8 किलोमीटर तक का रेडियस होता है नीचे का, वो कोई मंडल नहीं होता है। ऐसे ऊपर में 5 मंडल होते हैं। पहला मंडल जो होता है क्षोभ मंडल होता है, समताप होता है, ओजोन होता है, आयन होता है और बाह्यमंडल होता है। ये 5 मंडल होते हैं। मैंने ट्रिक भी बताया आपको, पक्षी को सताओ मत, आ बचाओ। प से पृथ्वी, 6 से क्षोभ, स से समताप, ओ से ओजोन, अ से आयन, और से ब से बाह्यमंडल। पक्षी को सताओ मत, आ बचाए, लिख के आप लोग खुद कर सकते हैं। क्षोभ मंडल का रेडियस होता है जो 8 से 18 किलोमीटर की दूरी होती है। इसका होता है 18 से 32 होता है। इसका होता है 32 से 60। इसका होता है 60 से 140 और इसका 640 होता है। तो इस तरीके से इसका ये आपका डिस्टेंस होता है, जिसमें आपका देखिए ओजोन गैस, ओजोन परत के बारे में पढ़ना है। तो ओजोन परत होता कहाँ है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओजोन मंडल जैसे ही होता है तो माइंड में आता है कि ओजोन मंडल यानी ओजोन परत। नहीं, तो ये गलत है। अगर ऐसा आप मानते हैं तो ये सोचना आपका गलत है। ओजोन परत यानी ओजोन मंडल नहीं। ओजोन परत यानी समताप मंडल और ओजोन मंडल के बीच का जो लाइन है, बीच का जो क्षेत्र है, वही कहलाता है ओजोन परत। यानी समताप मंडल से ऊपर, ओजोन मंडल से नीचे। अगर आपसे कोई पूछे कि ओजोन गैस कहां पाया जाता है, तो आपको बताना है कि समताप मंडल में, ना कि ओजोन मंडल में। ओजोन गैस कहां पाया जाता है? तो समताप मंडल में, ना कि ओजोन मंडल में। क्योंकि ओजोन मंडल से नीचे होता है, समताप मंडल से ऊपर होता है, यानी दोनों के बीच में होता है। दैट्स क्लियर। देखिए ओजोन मंडल कहां होता है? समताप मंडल से ऊपर। और ओजोन गैस कहां होता है? उसके नीचे। देखिए दोनों के बीच में एक परत होता है जिसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं, जिसमें पाया जाता है आपका O3 गैस। यानी ओजोन में कैसा गैस होता है? O3 गैस होता है ओजोन परत में। ठीक है। इसकी मोटाई, जो ओजोन परत की मोटाई, उसको मापते हैं हम लोग डाबसन से। मैंने यहाँ लिख दिया है कि डाबसन से इसकी हम लोग मोटाई को मापते हैं कि कितना मोटा ओजोन परत है। जितना मोटा होगा उतना ही क्या होगा? आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रे यानी परावैंगनी किरण को रोकने का काम करता है। यूवी किरण जिसको बोलते हैं, यूवी किरण बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है। अब देखिए इधर मैंने कुछ बताया है। क्या होता है अल्ट्रा वायलेट रे से? क्लोरीन बनता कैसे है? हमारे पूरे वायुमंडल के लिए 2 गैस सबसे ज्यादा घातक हैं, CFC और क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन बनता है CFC गैस से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से। कैसे बनता है? तो
CFC गैस अल्ट्रावायलेट रे से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। मैंने इसके बारे में डिटेल्स आपको बताया था कि कितना CFC होता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन कितना होता है और मेथेन कितना होता है पिछले क्लास में। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट के से रिएक्शन करके और क्या होता है, टूट जाता है डबल O में, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग अलग इसके अणु टूट जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन एक O2 जो अस्थायी स्टेबल है, एक अलग ऑक्सीजन से विक्रिया करके उत्पादन करता है O3 का, यानी ओजोन गैस का उत्पादन करता है। ऑक्सीजन से ही ओजोन गैस बनता है। ऑक्सीजन के स्टेबल अणु एक और ऑक्सीजन के अणु से मिलते हैं तो क्या होता है, ओजोन गैस का उत्पादन हो जाता है। O2 प्लस O क्या होता है, निम्नीकरण कहलाता है, लेकिन O3 क्या होता है, उत्पादन होता है, यानी ओजोन गैस बनता है। अब देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनाता है। फिर यहाँ क्लोरीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन गैस बनाता है, और इसी तरह ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रे से खंडित होकर फिर ऑक्सीजन पुनः बना लेता है। यानी ये क्रिया दोनों तरीके से होती है। देखिए यहाँ पे ये आपका, इसको आप लोग ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, यानी ऑक्सीजन का जो स्टेबल अणु है अगर वो किसी अन्य ऑक्सीजन से मिलता है तो ओजोन गैस बना देता है। ओजोन अगर टूटता है तो देखिए यहां पुनः ऑक्सीजन बन जाता है। O3 के टूटने के बाद पुनः क्या होता है, ये देखिए मैंने दोनों रिवर्स रिएक्शन भी दिखाया है और रिएक्शन भी दिखाया है। देखिए दोनों क्रिया होती है इसमें, ये दोनों क्रियाएं इसमें होती है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए कह रहा है कि ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन परत में छेद नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उसमें छेद हो गया एक बड़ा सा, ये नहीं होता है। ओजोन परत जहां पतला हो जाएगा वहां छिद्र हो जाएगा। अब पतला कैसे होता है, जहां CFC गैस और क्लोरीन ज्यादा अभिक्रिया करके ऑक्सीजन में इसको तोड़ देता है। देखिए O3 अल्ट्रावायलेट अभिक्रिया से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बन जाता है, लेकिन जब भी इसमें होता है तो ऑक्सीजन नहीं होता है, O3 मोड में होता है। तो O3 मोड टूट गया O2 प्लस O में, तो ओजोन परत में ओजोन गैस रहा नहीं रहा, यानी ओजोन गैस वहां क्या हो गया, क्षय हो गया, नष्ट हो गया। यानी O3 मोड में है तभी तक ओजोन परत मानेंगे, O2 मोड में आ गया तो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ओजोन परत जहां पतला हो जाएगा, सपोज दैट मान लिया मैंने यहाँ मैप में पतला हो गया, सपोज मान लीजिए यहाँ पतला हो गया, तो क्या हो गया, इसे ओजोन छिद्र कहेंगे, ना कि इसमें पूरा का पूरा छिद्र हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। पतला होना, ओजोन परत का पतला ही होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है, जो कि सबसे ज्यादा अभी ओजोन परत का छिद्र जो है अंटार्कटिक में है। अंटार्कटिक जो बर्फों की भूमि है वहां पे सबसे ज्यादा ओजोन परत पतला हो चुका है, यानी छिद्र हो चुका है। तो यही डर रहता है, लगातार लोग बोलता है कि अगर पृथ्वी का और टेम्परेचर बढ़ा तो और वहां पे अल्ट्रावायलेट रे की वजह से और पतला छिद्र हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, वहां की बर्फ पिघल कर धरती पर चल आएगी, और जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ और तूफान आ जाएंगे, सुनामी आ जाएंगी। ये तो कह रहा है कि क्लोरीन का एक परमाणु, यानी क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन के 1 लाख परमाणु को नष्ट करता है। सोचिए, एक क्लोरीन का परमाणु है और 1 लाख परमाणु को नष्ट कर रहा है, किसका, तो आपके ओजोन के परमाणुओं का। कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट का जो कैटेगरी बी होता है वो क्या होता है, DNA को सबसे ज्यादा घातक होता है। यानी DNA में जो परिवर्तन होता है, विकलांग जो हो जाता है बच्चा, देखते हैं माता पिता स्वस्थ होते हैं, बच्चा विकलांग हो जाता है, तो कुछ तो पोषक तत्वों की कमी होती है, कुछ होता है अल्ट्रावायलेट रे की वजह से। तो इन सारी समस्याओं से कहीं ना कहीं आपके DNA में परिवर्तन करती है अल्ट्रावायलेट। त्वचा कैंसर, जो आज इतनी सारी बीमारियां हो रही है, कैंसर से त्वचा कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, जो भी होती है वो सभी कहीं ना कहीं अल्ट्रावायलेट रे से संबंधित होती है, परावैंगनिक किरण से होती है, और पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण भी कुछ न कुछ इसका योगदान होता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि आपका नाभिकीय और ओजोन परत क्या है। आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ इसको सही करने के लिए सरकार द्वारा जो पहल की गई उस पहल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।